बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें भी हम आगाज करते हैं अपने लेक्चर के आखिरी हिस्से का, जिसमें हमने इतनी बहुत सारी चीजें देखी। तो हम आखिर में देखेंगे कि ऐसी कौन सी टेक्निक्स हैं जिनको यूज किया जाता है किसी हद तक प्राइवेसी को एनहेंस करने के लिए, लेकिन वही चीजें आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी वगैरह को भी इंश्योर कर रही होती हैं और किसी हद तक इंटेग्रिटी को भी। उसके बाद हम एक दो मॉडल्स हैं माइक्रोसॉफ्ट के, वो देखेंगे और उसके बाद हम आ जाएंगे अपनी लैब पे। अच्छा, प्राइवेसी इन्हेंसमेंट की रिक्वायरमेंट्स, ये सारी चीजें तो हमने बहुत ज्यादा डिस्कस कर ली कि क्यों जरूरत होती है। इसके ऊपर मुख्तलिफ एक्ट्स भी बने हुए हैं। इसी तरह से वैसे भी आपको इंश्योर रखनी चाहिए कि आपके जो कस्टमर है उनका डाटा कहीं लीक ना हो, कहीं रिप्रोड्यूस ना हो और उसकी वजह से उनको कोई नुकसान ना पहुंच सके। तो इसके लिए जो मेजर टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती हैं आपकी प्राइवेसी को एनहेंस करने के लिए, वो है इंक्रिप्शन, डेटा मिनिमाइजेशन, डेटा मास्किंग, टोकनाइजेशन, और दो एस्पेक्ट्स है एनोनिमाइजेशन का, या सूडो एनोनिमाइजेशन का। इंक्रिप्शन, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि डाटा को उसकी ओरिजिनल फॉर्म से कन्वर्ट कर दिया जाता है और ऐसे अनरीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है कि जो कि डाटा अगर किसी वजह से लीक हो भी जाए, तो जिस लेवल की इंक्रिप्शन, जितनी स्ट्रेंथ वाली इंक्रिप्शन उसके ऊपर हमने अप्लाई की हुई है, उसकी स्ट्रेंथ से अबव कंप्यूटिंग रिक्वायरमेंट वाला हैकर अगर उस डाटा के ऊपर अपना हाथ रख लेता है, तो वो शायद उसमें से डाटा को इन्फिल्ट्रेट कर ले। अदरवाइज आम लोगों के लिए वो अनरीडेबल होगा। तो उसकी वजह से फायदा क्या होगा कि अगर खुदा ना खास्ता आपकी सारे सिक्योरिटी कंट्रोल्स निकालने के बावजूद भी अगर आपका डाटा लीक हो गया है किसी वजह से और वो इंक्रिप्टेड फॉर्म में है, तो आपको फिक्रमंद होने की इसलिए जरूरत नहीं है कि वो फिर भी जो हैकर है उसके लिए अनरीडेबल फॉर्म में ही होगा। अच्छा, उसके बाद आता है डेटा मिनिमाइजेशन। ये वो एस्पेक्ट है जिसके बारे में अंसार ने क्वेश्चन किया था और अभी वो खुद गायब है क्लास के अंदर। आप डेटा को सबसे पहले तो मिनिमाइज कर देते हो। पहली बात तो ये कि जो डेटा आपको रिक्वायर्ड नहीं है आप कलेक्ट ही ना करें। जब आपके पास डेटा होगा ही नहीं तो वो लीक भी नहीं होगा, तो आपको खतरा भी नहीं होगा। और अगर आपने किसी वजह से उसे कलेक्ट कर भी लिया है, तो जब तक, पहली बात तो ये कि सिर्फ उतना डेटा कलेक्ट करें जितना आपको चाहिए, और जूं ही उस डेटा की रिक्वायरमेंट खत्म होती है आप उसको डिस्कार्ड कर दें, ताकि उस ड्यूरेशन के बाद अगर वो डाटा किसी वजह से लीक होता भी है और आपको उस डाटा की जरूरत नहीं थी, तो आपके पास वो होगा ही नहीं। जब होगा नहीं तो आपका वो डाटा एक्सपोजर से बच जाएगा। इसके हम एग्जांपल लेते हैं दराज। तो दराज, या चले दराज को नहीं हम लेते, हम ले लेते हैं किसी एक्स वाई जेड कंपनी को जिसकी आपने कोई प्रोडक्ट खरीदी। तो उसने आपका डाटा ले लिया बीइंग ए कस्टमर, क्योंकि उसने आपको चीज भिजवानी थी। तो अगर उसने वो आपको चीज डिलीवर कर दी, उसका आपका ताल्लुक खत्म हो गया, तो आपका उनके साथ कोई परमानेंट ताल्लुक नहीं है। जिस तरह का आपका दराज या अमेजन के साथ होता है कि आपका अकाउंट मेंटेन रहता है, आप अक्सर खरीदारी करते रहते हैं। तो उन्हें चाहिए कि वो आपका डाटा डिस्कार्ड कर दें अपने पास से। जब आप दोबारा चीज खरीदने आएंगे तो वही डाटा वो दोबारा से आप उनको प्रोवाइड कर देंगे। इन द मीन टाइम उनके ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं होगी आपके डाटा को सिक्योर रखने की, बिकॉज वो आपका डाटा रख ही नहीं रहे अपने पास। ठीक है। या सपोज उन्होंने डाटा आपका इसलिए स्टोर रखना है कि सपोज उन्होंने आपको 1 साल की वारंटी भी दी है। ठीक है। या आपने किसी कंपनी से एंटीवायरस सॉफ्टवेयर खरीद लिया, वो 1 साल की आपके पास चूंकि उसकी अपडेट्स आनी है, तो ऑटोमेटिकली आपके पास उनका कोई रिकॉर्ड होगा, तो आपको पता चलेगा कि मैंने किस कस्टमर को ये कितने टाइम के लिए बेची है और कब तक इसका अकाउंट मेंटेन रहेगा मेरे पास। तो ऐसी सूरत हाल में आप क्या करेंगे कि आप फिर जूं ही वो 1 साल या वो लिमिट पूरी होती है जिस लिमिट के अंदर आपको वो डाटा मेंटेन रखने की रिक्वायरमेंट है, तो आप फौरन से उस लिमिट की कंप्लीट होने के बाद उस डाटा को डिस्कार्ड कर दें। ये वाहिद एक वो चीज है कि अगर आपके पास डाटा होगा ही नहीं या कम से कम होगा, तो जब वो लीक हो जाएगा, उसका ब्रीच हो जाएगा, तो आपके ऊपर इम्पैक्ट भी कम से कम आएगा। उसके बाद एक और टेक्निक जो कि यूज की जाती है बड़ी फ्रिक्वेंटली है, वो है डाटा मास्किंग की। तो आप क्या करते हैं कि डाटा के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को मास्क कर देते हैं, जैसा कि क्रेडिट कार्ड के नंबर्स। तो अक्सर अगर आपने अपने क्रेडिट कार्ड की या किसी और इस हवाले से फाइनेंशियल फर्म की स्टेटमेंट्स देखी हो, तो उन्होंने पहले 4 डिजिट और आखिरी 4 डिजिट दिए होते हैं, बीच वाले जो 8 डिजिट होते हैं उनको स्टेरिक से रिप्लेस कर दिया गया होता है। उससे फायदा ये होता है कि अगर बिलफर्स वो जो आपकी स्टेटमेंट है वो एक ईमेल के थ्रू या एक लेटर के थ्रू बाय पोस्ट ट्रांसफर हो रही है, और कोई बंदा उस लेटर को खोल लेता है, तो उसके सामने आपका क्रेडिट कार्ड का नंबर एक्सपोज ना हो, वो उसके पहले और आखिरी कैरेक्टर्स कुछ नजर आ रहे हो, बीच के जो कैरेक्टर्स हैं उतने ज्यादा कम्बिनेशन होते हैं कि वो इतने ज्यादा कम्बिनेशन ट्राई करने का उसको फायदा नहीं होगा। तो आपका जो एक्चुअल क्रेडिट कार्ड का नंबर है वो एक्सपोज नहीं होगा।
तो आप किसी भी डाटा को किसी इस तरह के डाटा से रिप्लेस कर देते हैं कि जिसके बाद वो जो रिजल्टेंट डाटा होता है वो अनमीनिंगफुल सा रह जाता है। इसी तरह मैं एग्जांपल देता हूं कि अगर मैंने किसी भी वजह से मुझे आप सब लोगों की कोई लिस्ट चाहिए जिसके अंदर मैंने देखना है कि किस किस एज के स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने किस किस प्रोग्राम की प्रेफरेंस की हुई है। फॉर एग्जांपल एक कोई रिसर्च कर रहा है, अब उसको आप लोगों के नाम से तो गर्ज नहीं है जो कि आपका PII है, लेकिन आपकी डिग्री से और आपकी एज से जरूर गर्ज है। तो हम ये कर सकते हैं कि हम नामों को रिप्लेस कर दें। हम जितने भी नाम हैं उन नामों को ABCD या रैंडम करेक्टर से रिप्लेस कर दें। तो जहां पे लिखा हुआ था उमर वहां पे लिखा हुआ आ जाएगा ABCD। अब क्या होगा कि उनको ये तो पता होगा कि एक स्टूडेंट है जो कि BA साइबर सिक्योरिटी में है और वो 7th सेमेस्टर में है और उसकी ये एज है। अब इसी के ऊपर उन्होंने रिसर्च करनी थी, लेकिन वो एग्जैक्टली इस पूरी क्लास में से कौन सा स्टूडेंट है वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि वहां पे तो ABCD लिखा होगा। ठीक है। तो इस तरह की टेक्निक आप इस्तेमाल करने के बाद आप डाटा को मास्क कर सकते हैं ताकि अगर वो किसी वजह से लीक हो भी जाता है, उसका ब्रीच हो भी जाता है, तो आपकी PII के ऊपर कोई इम्पैक्ट ना आए। फिर एक बड़ी इंपॉर्टेंट टेक्निक क्रेडिट कार्ड की ट्रांजैक्शन की प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल होती है, उसको आप कहीं और भी इस्तेमाल कर सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट एंड एज पर द सिनेरियो। टोकनाइजेशन। अब जैसा कि हमने देखा कि अगर हम किसी शॉपिंग कार्ड या शॉपिंग वेबसाइट के ऊपर पेमेंट करते हैं और उसको अपने क्रेडिट कार्ड वगैरह की इंफॉर्मेशन देते हैं, तो कल को कोई डिस्प्यूट रेज ना हो जाए या कोई भी इस तरह का मसला ना हो जाए, इस सारे काम के लिए जो सेलर है उसको आपके क्रेडिट कार्ड की वो सारी इंफॉर्मेशन रखने की जरूरत नहीं है। बल्कि अब जो हमारी लेटेस्ट। किसको बुला रहे हैं? ले लो। अच्छा, तो उसमें ये होगा कि हाँ हाँ, कहाँ थे हम? हाँ, तो जब क्रेडिट कार्ड की पुराने जमाने में प्रोसेसिंग होती थी तो वो जो कंपनी है ना वो आपकी क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन अपने पास स्टोर कर लेती थी, और उस कंपनी का जब सिस्टम ब्रीच होता था जाहिर है उन्होंने उस लेवल की सिक्योरिटी तो नहीं लगाई होगी जिस लेवल की बैंक ने लगाई हुई होती थी। ठीक है। तो क्या होता था कि वो आपके जो कस्टमर्स होते थे उनकी क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन भी साथ ही लीक हो जाती थी। तो अब ये वीजा वगैरह ने ऐसा सिस्टम बना दिया है कि जिस वक्त आपकी कंपनी के सेलर जो होता है वो प्रोसेसिंग करता है आपकी ट्रांजैक्शन की, तो इवन जो क्रेडिट कार्ड की डिटेल आपसे ली जा रही होती है वो भी एक थर्ड पार्टी ऐप या थर्ड पार्टी पेज होता है जो कि आपसे डाटा लेता है। वो डाटा इवन आपके सेलर के पास भी सेव नहीं होता नॉर्मली। और उसके बाद प्रोसेसिंग होने के बाद एक टोकन इशू होता है उस ट्रांजैक्शन का, जो कि उस सेलर को दे दिया जाता है कि आपके ऑर्डर नंबर 1 के अगेंस्ट ये टोकन है जिसके अगेंस्ट ये पेमेंट हुई है, तो आप अपने पास ये टोकन सेव कर लें। वो टोकन वन वे होता है, उसमें कोई डिटेल नहीं लिखी हुई होती। अगर कल कला को उस सेलर को उस पेमेंट के हवाले से कोई इशू होगा, उसने बैंकिंग चैनल से बात करनी है कि मुझे इस ऑर्डर की पेमेंट नहीं आई, तो बजाय इसके कि वो बताता कि यूजर नेम फलां था, उसका ईमेल फलां था, उसका क्रेडिट कार्ड नंबर फलां था, उसने ये वाली पेमेंट की थी तो ये मुझे नहीं मिली, उसकी जगह वो सिंपल वो टोकन इशू करेगा। वो कहेगा जी टोकन नंबर ये जो एक लंबा सा करेक्टर आ रहा है इसके अगेंस्ट जो पेमेंट है मुझे वो नहीं मिली, तो अब आप मुझे दें। तो वो जो बैंकिंग कंपनी है या कार्ड वाली कंपनी है वो उसके अगेंस्ट चेक करेगी कि ये टोकन किस ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट इशू हुआ था, और वो ट्रांजैक्शन किस क्रेडिट कार्ड नंबर के अगेंस्ट रजिस्टर हुई थी, और वो क्रेडिट कार्ड किस पर्सन को अलाउ हुआ था जनरेट, मतलब उसको मिला था, इशू हुआ था। और फिर वो उससे डिस्कस कर लेगी कि आपकी ट्रांजैक्शन में ये इशू आ रहा है। ठीक है ना। तो वो जो आपका सेलर है उसके पास सिर्फ एक टोकन होगा जो एक रैंडम स्ट्रिंग होगी। ठीक है। और उसके अगेंस्ट उसको कुछ पता नहीं चल रहा होगा कि इसके पीछे कस्टमर कौन सा था, उसका क्रेडिट कार्ड नंबर कौन सा था और क्या डिटेल्स थी। तो टोकनाइजेशन की मदद से आप एक्चुअल डाटा को मास्क करके अपने पास रेफरेंस के लिए गार्बेज डाटा रख लेते हो, जिसका कुछ मीनिंग तो होता है, लेकिन वो तब होता है कि जब उस गार्बेज डाटा को आप मैप करते हो अपनी उस सिक्योर डेटाबेस के साथ। अदरवाइज वो दूसरा बंदे को वो मिल भी जाए टोकन, अगर वो सेलर का डेटाबेस हैक कर भी लेता है, उसको बहुत सारे टोकन भी मिल जाते हैं, तो उसको पता नहीं चलेगा कि इस टोकन के अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड नंबर क्या है, CVV डिटेल्स क्या है, सारा कुछ। और चौथी और आखिरी चीज है एनोनिमाइजेशन की। एनोनिमाइजेशन दो तरह से होती है। एक तरह से तो ये होती है कि आप डाटा को अनलिंक कर दें मेन डाटा के साथ। जैसे हम ये कह सकते हैं कि आप की
जो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन है, जो कि पब्लिक नहीं है, सीक्रेट है, आप उसको किसी और सिक्योरिटी स्टैंडर्ड या किसी और सिक्योरिटी ग्रेड के मैकेनिज्म के अंदर रख दें, और जो नॉर्मल इंफॉर्मेशन है उसको अलग रख दें। या दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप उसी डाटा को दो हिस्सों में तकसीम करें और उन दो हिस्सों के दरमियान को लिंक एस्टेब्लिश करें और उन दोनों हिस्सों को अलग अलग सिक्योरिटी ग्रेड या अलग अलग सिक्योरिटी टेक्निक से सिक्योर करके रख लें। अब वो ऐसे ग्रेडिंग होगी कि अगर किसी तरह से हैकर अगर एक एरिया को कंप्रोमाइज कर भी लेता है तो उसको पूरी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। पूरी इंफॉर्मेशन के लिए उसको दोनों चीजों को ब्रेक करना पड़ेगा। इसके एग्जांपल यूं से ले सकते हैं कि अगर हमारी एक डेटाबेस है स्टूडेंट्स की, और उसके अंदर रोल नंबर और उसके साथ नेम्स लिखे हुए हैं, और दूसरे टेबल है जिसके अंदर रोल नंबर के साथ उनके एग्जाम्स के मार्क्स लिखे हुए हैं। अगर हम इन दोनों को अलग अलग तरह की टेक्नोलॉजीज के ऊपर सेव कर लेते हैं तो क्या होगा कि अगर किसी वजह से फॉर एग्जांपल ओरेकल का कोई बग निकल आता है और उसकी वजह से वो टेबल्स कंप्रोमाइज हो जाते हैं जो कि ओरेकल के अंदर सेव है, तो उस टाइम उसको आधा हिस्सा मिलेगा। उसको या तो यूजर के नेम्स और साथ उनके आईडीज मिल जाएंगे, बट मार्क्स का पता नहीं चल सकेगा। क्यों? कि वो एसक्यूएल सर्वर वाली टेक्नोलॉजी पे सेव हुए हुए होंगे। अब जब तक वो एसक्यूएल सर्वर को भी एक्सप्लॉइट नहीं करता तब तक वो एक स्टूडेंट के अगेंस्ट उसके कितने मार्क्स हैं वो नहीं निकाल सकता। ठीक है? इस तरह से आप उसको डिफरेंट तरह से तोड़ के रख लेते हैं ताकि ये वाला काम हो। और तीसरा और सबसे आसान तरीन काम जो इस हवाले से यूज हो सकता है वो ये है कि आप एक्चुअल डाटा को रिप्लेस कर दें डमी डाटा से। पहले हमने की थी मास्किंग। मास्किंग का मतलब ये था कि आप उसमें स्टैरिक या कोई अनमीनिंगफुल से कैरेक्टर्स डाल देते हैं। जबकि ऐसी सूरत में क्या होगा कि आप बेसिकली उमर को रिप्लेस कर देंगे जॉन के साथ। ठीक है? तो जब तक तो उमर था हमारे लिए मीनिंगफुल था, बट जब हमने डाटा को रिप्लेस कर दिया, हमने कहा जहां जहां उमर आ रहा है वहां वहां जॉन लिख दो। अब जब वो डाटा लीक होकर किसी के पास पहुंचेगा तो वो सारी डिटेल तो उमर की आ रही होंगी, बट चूंकि नाम जॉन लिखा होगा तो वो उमर के ऊपर एक्चुअली मैप नहीं हो पा रहा होगा। अब उनको नहीं पता होगा कि जब इस डाटा को एनोनिमाइज किया गया था, सूडो एनोनिमाइजेशन की थी, तो उस वक्त ये जॉन हमने किसको असाइन किया था, क्योंकि हमको की तो रख नहीं रहे अपने पास। रैंडमली हमने कहा कि जितने भी इसमें उमर आ रहे हैं, जहां जहां उमर है वहां वहां जॉन लिख दो। तो अब किसी का नाम मोहम्मद उमर है तो वहां पे मोहम्मद जॉन मतलब इस तरह का आना शुरू हो जाएगा। जहां पे उमर एंड में आ रहा है उसके एंड में जॉन आ रहा होगा, जिसके शुरू में उमर आ रहा है वो आ रहा होगा। तो वो मतलब एक मैपिंग आपकी जो है ना सारी डिस्टर्ब हो जाएगी इस तरह से। तो फिर इसके अब दो तीन स्टेप्स भी कर सकते हैं। फिर हम कहते हैं कि जहां जहां पे जॉन आ रहा है उसको किसी और से रिप्लेस कर दें। तो दो तीन जब इन फेजेस से गुजारेंगे तो ऑटोमेटिकली ये सारे का सारा डाटा किसी पर्सन से लिंक नहीं रहेगा। और जब लिंक नहीं रहेगा तो किसी ब्रीच की सूरत में वो पर्सन के ऊपर कोई इस डाटा के ब्रीच होने का इम्पैक्ट भी नहीं आ रहा होगा। ये सारी अप्रोचेस जितनी भी हैं, ये सारी अगर तो आप अलग अलग अप्लाई करते रहें तो ऑटोमेटिकली इनका कोई इसलिए फायदा नहीं होगा कि जिस बंदे को 10 अप्रोचेस का पता है वो 10 अप्लाई कर देगा, जिसको 5 का पता है वो 5 अप्लाई कर देगा। और जो इस वक्त 2:30 बजे की क्लास में बहुत थका हुआ है तो वो हो सकता है उनमें से एक भी अप्लाई ना करे क्योंकि वो सुन ही ना रहा हो। ठीक है? जिस तरह आपसे काफी सारे भी लोग जो है इस तरफ तवज्जो नहीं दे रहे। तो ऐसी सूरत में सिक्योरिटी मॉडलिंग हमें या एक प्रॉपर आर्किटेक्चर के थ्रू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सिक्योरिटी हमें ये पाथ प्रोवाइड करती है कि हम चीज़ों को एक मरबूत तरीके से लेके चलें और एक सिस्टमाइज्ड वे में उनको इम्प्लीमेंट करें ताकि जितने भी पॉसिबल एस्पेक्ट्स हैं किसी चीज़ के वो कवर हो सकें। उस सारे काम के लिए हमें जो चीज़ मिलती है वो है थ्रेट मॉडलिंग। थ्रेट मॉडलिंग एक स्ट्रक्चर्ड टेक्निक है, इटरेटिव टेक्निक है, बार बार रीअप्लाई होने वाली टेक्निक है, बार बार री एग्जीक्यूट होने वाली टेक्निक है, जिसकी मदद से हम किसी सॉफ्टवेयर के अगेंस्ट सिक्योरिटी को मुख्तलिफ तरह की वल्नरेबिलिटीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मुख्तलिफ तरह से प्राइवेसी इन्हेंसमेंट कर सकते हैं, मुख्तलिफ तरह से उसके CIA को इंश्योर कर सकते हैं। तो वो हमारी रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट हम किसी थ्रेट मॉडलिंग का अगर प्रोसेस अप्लाई करेंगे तो हमारे लिए सिस्टमेटिक वे में किसी चीज़ के अंदर से किसी सॉफ्टवेयर के अंदर से वल्नरेबिलिटीज को निकालना आसान हो जाएगा। अब ये थ्रेट मॉडलिंग क्या चीज़ है? ओएस हमें ये बताता है कि थ्रेट मॉडलिंग से हम बेसिकली एक सिक्योर डिज़ाइन बना सकते हैं। इससे हमारे रिसोर्सेज एफिशिएंटली यूटिलाइज होंगे। ये सिक्योरिटी और डेवलपमेंट को टुगेदर एक प्लेटफॉर्म पे ले आता है ताकि आपकी जो प्रोडक्ट है वो सिंस डिजाइन टाइम सिक्योर बन रही हो। और इसी तरह से इसके मुख्तलिफ तरह के फवाइद दिखे हुए हैं जो कि आपके क्विज या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। तो आप इनको आराम से पढ़ लीजिएगा। वही नॉर्मल चीज़ें हैं कि
रिस्क को बैलेंस कर लेता है, आइडेंटिफाई कर लेता है कहाँ कहाँ पे कंट्रोल लगना है, कहाँ कहाँ पे नहीं है, सिस्टमेटिक वे में। वरना मतलब फॉर एग्जाम्पल, एक आप कहें कि ये कंट्रोल लगाना है, मतलब फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि हमारा कोई बैंक है, तो इसमें चोरी हो सकती है, डाका डल सकता है, तो हम गार्ड्स को प्लेस कर दें इस बैंक के आसपास, ताकि ये मतलब बैंक सिक्योर हो जाए, ठीक है। अब एक तो प्लेसमेंट ऐसी है कि हम कहें बस ठीक है यार, सारे गार्ड दरवाजे पे लाके बिठा दो, जो बंदा आए उसको चेक करते रहे, 6 गार्ड ने तो 6 के 6 को यहाँ पे लगा दो, ठीक है। अब क्या होता है कि कोई अगर चोर डाकू आता है, तो हो सकता है वो उन 6 को कवर कर ले, तो उसके बाद पूरा बैंक अनसिक्योर पड़ा है, क्योंकि आपने प्रॉपर मॉडल करके उनको प्लेस नहीं किया था। एक तरीका ये है कि आप कहें कि यार 2 गार्ड्स को आप दरवाजे पे खड़ा कर दो, एक को स्ट्रांग रूम के पास बिठा दो, एक को मैनेजर के कमरे के पीछे कैसे जगह बना के वहां पे प्लेस कर दो, ठीक है। एक को बैंक की छत पे ड्यूटी दे दो, ताकि वो वहां से ऑब्जर्व करता रहे, ठीक है। अब क्या होगा कि आपने एक प्रॉपर मॉडल बना के जब उनको प्लेस किया, तो क्या होगा कि जब वो डाकू अंदर आते हैं, तो वो उनमें से सिर्फ जो दरवाजे पे खड़े हुए 2 बंदे हैं, उनको कवर करते हैं, बाकी अभी स्टिल इंटैक्ट हैं, वो उनको रिटेलिएट कर लेंगे, ठीक है। अगर वो किसी हद तक ज्यादा हैं, वो अंदर वाले जो जितने भी लोग हैं उन सबको अगर वो काबू कर लेते हैं और डाका डाल लेते हैं, और जब वो निकलने लगते हैं इतनी देर में, ऊपर छत पे गार्ड ड्यूटी कर रहे हैं, उसको अपडेट्स मिल जाती हैं, तो वो उनके भागते हुए भी उनको न्यूट्रलाइज कर सकता है, ठीक है। तो इस तरह के बेनिफिट होते हैं कि आपकी रिसोर्स इफेक्टिवली यूटिलाइज होती है, वगैरह वगैरह। तो सेंस इंस्टीट्यूट जो है ना, एक बड़ा प्रीमियर साइबर सिक्योरिटी का इंस्टीट्यूट है, और उनकी ट्रेनिंग्स बड़ी प्रीमियर भी होती हैं और बड़ी महंगी और कॉस्टली भी होती है, उनकी कोई भी ट्रेनिंग 3-4 हज़ार डॉलर से कम नहीं होती, ठीक है। तो ये मतलब कॉर्पोरेट लेवल पे सिक्योरिटी ट्रेनिंग और इस हवाले से एक बड़ा वेल नोन नाम है सेंस। तो ये इन्होंने एक थ्रेट मॉडलिंग की ना एक रेसिपी दी है। वो कहते हैं यार, सबसे पहले तो आप एक लिस्ट बना लें कि आपने किस किस चीज को प्रोटेक्ट करना है। मतलब आपके पास इतनी बड़ा एरिया है, इतना बड़ा सॉफ्टवेयर है, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, इतने ज्यादा एसेट्स हैं डिजिटल, तो आप इनमें से किस किस को एक्चुअली सिक्योर करना चाह रहे हैं, पहले ये तो चेक कर लें। हर चीज को तो आप सिक्योर नहीं करेंगे, या तो वो आपके लिए अनअचीवेबल टारगेट बन जाएगा, या उसके ऊपर इतनी कॉस्ट आएगी कि वो आपके लिए बेरेबल ही रहेगी। उसके बाद आप उनका डायग्राम बना लें कि वो चीजें आपस में काम कैसे कर रही हैं, कनेक्टेड कैसे हैं, कहाँ कहाँ से किस किस तरह का डाटा शेयर हो रहा है, मूव हो रहा है। उसके बाद आप ये चेक करें कि इस डाटा के अगेंस्ट आपके एडवर्सरीज कौन कौन सा बंदा है, वो किस किस तरह के डाटा को क्यों एक्सेस करना चाहेगा, ठीक है। अब जूं जूं वो एक्सेस आप ये एडवर्सरीज को लिस्ट डाउन करेंगे, तो उन एडवर्सरीज के अगेंस्ट आप चेक करें कि ओके फाइन, अब ये किस तरह से इस डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने मतलब यूनिवर्सिटी कहती है कि मुझे स्टूडेंट से खतरा है, कि स्टूडेंट क्या करेंगे, क्या कोर्सेज के डाटा में घुस जाएंगे? नहीं, वो तो उनको पहले से पता है कौन कौन से कोर्सेज है, आगे कौन से पढ़ रहे हैं। वो चाहेंगे कि हम अपने एग्जाम के मार्क्स देख ले, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, पहले से पता चल जाए कि हमारे एग्जाम में कितने मार्क्स आ रहे हैं। या अगर आपके पेपर डिजिटाइज हैं, कोई आपका बैंक बना हुआ है जिसमें से आपको फॉर एग्जाम्पल रन टाइम पे जो पेपर होता है, तो हम कहते हैं कि आपकी लैब में आप बैठ जाते हैं और क्वेश्चन पेपर आ जाता है, वो पूल में से आपके सामने डिस्प्ले होते हैं और आप उनको हल करना शुरू कर देते हैं। अब आप कहते हैं यार, अगर ये मेरे हाथ ये पूल चढ़ जाए ना, तो जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन है वो मुझे पता चल जाएंगे, तो मैं उनके आंसर देख लूंगा। उनमें से ही कोई 50-100 सवाल मेरे सामने आएंगे, मर्ज होके मेरे टेस्ट में, इनको कोई और आएंगे, उनको कोई और आएंगे। तो मैं उन सबके सवाल जवाब मुझे पता होंगे, तो ऑटोमेटिकली उनमें से कोई 50 आएंगे, तो मैं उनके जवाब आसानी से दे दूंगा। तो आप उसको एक्सेस करने की कोशिश करोगे, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि एक स्टूडेंट है हमारा एडवर्सरी, जो कि हमारे पूरी डेटाबेस को नहीं एक्सेस करेगा, वो बेसिकली इस पूल वाला जो हमारा सेक्शन है डेटाबेस का, उसको एक्सेस करने की कोशिश कर सकता है। फिर हम देखते हैं कि फाइन किस तरह से करेगा, इसके पास रिसोर्सेज कितने हैं, और इसको हम कैसे रोक सकते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से फिर आप चेक लगाओगे। जब आप ये देख लोगे, तो आप कहोगे कि ओके, इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ द सक्सेस कितनी है, और पोटेंशियल डैमेज क्या होगा इसके, अगर सक्सेसफुल ब्रीच हो जाता है। फिर उसके बाद हम इस चीज को कैसे रोक सकते हैं, तो उसके हम आइडिया ब्रेनस्टॉर्म कर लें, काउंटर मेजर्स ऐसे कौन से लगाए जाएं कि ये यूजर या तो इसको एक्सेस ही ना कर सके, अगर एक्सेस कर लेता है तो वही बात है, अगर हमने कोई इंक्रिप्शन वगैरह लगाई है तो उसको रीड नहीं कर पाएगा, तो उसको फायदा कोई नहीं होगा, ठीक है, उस तरह के मतलब चेक्स। और फिर उसके बाद जो भी आपने इन सारी चीजों से निचोड़ निकाला है, जो चेक्स निकाले हैं, उनको आप इंप्लीमेंट करते हैं, पहले प्लान करते हैं, फिर टेस्ट करते हैं, फिर पायलट लेवल के ऊपर इंप्लीमेंट करके देखते हैं कि हमें फ्रूटफुल रिजल्ट दे रहा है। कहीं ये ना हो रहा हो कि हमने सारा डाटा को इनक्रिप्ट कर दिया, अब क्या हो रहा है कि जब टेस्ट स्टार्ट होता है, तो वो 3 मिनट तो वो घूमता ही रहता है दायरा, क्योंकि अभी वो जो 50 सवाल हैं वो डिक्रिप्ट हो रहे हैं। तो वो यूजर बैठा हुआ है कि जी वो सवाल नहीं आ रहा, सवाल नहीं आ रहा, नेक्स्ट वो पता चला इंक्रिप्शन लगा दी थी, उसका ओवरहेड इतना ज्यादा पड़ गया कि जिस वक्त पूरी यूनिवर्सिटी के बच्चे बैठ के टेस्ट दे रहे होते हैं, तो इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन में टाइम ज्यादा लगना शुरू हो गया, तो मतलब ये इशू भी आ सकता है, ठीक है। जब ये सारी चीजें हो जाए, तो आप उसको
रिपीट करते हैं कि ओके फाइन, अब इस सिक्योरिटी को लगाने के बाद स्टिल कोई एडवर्सरी हैं जिनको स्टिल मेरे डाटा में कोई और इंटरेस्ट हो इसके अलावा, और वो किसी और तरीके से आ सके, तो फिर वो सारा साइकिल आपका रिपीट होता रहता है। ठीक है। इसमें स्टेप नंबर 4 है ना कि आप ब्रेनस्टॉर्म करें थ्रेट्स को, कि आपके जो एडवर्सरीज है वो आपको किस किस तरह से थ्रेट कर सकते हैं। इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट ने एक बड़ा जबरदस्त मॉडल दिया स्प्राइट के नाम से। ठीक है। स्ट्राइट स्टैंड फॉर स्पूफिंग, टेम्परिंग, रिपुडिएशन, इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर, डिनाइल ऑफ सर्विस एंड एलिवेशन ऑफ प्रिविलेजेस। ठीक है। तो स्ट्राइड बेसिकली आपके थ्रेट्स को क्लासिफाई करता है इन 6-7 कैटेगरीज में जो कि सामने लिखी है। ठीक है। और फिर वो कहते हैं कि इस कैटेगरी, इनमें से आपका जो भी थ्रेट होगा वो इनमें से किसी ना किसी कैटेगरी में फॉल कर रहा होगा। तो फिर अगर आप कहते हैं कि स्पूफिंग के लिए मैंने कोई लाया अमल निकाल लिया, तो जितनी भी तरह के स्पूफिंग के थ्रेट होंगे वो एक कंट्रोल या एक टाइप के कंट्रोल सबके लिए आपको मतलब एप्लीकेबल हो जाएंगे। ठीक है ना। तो इसमें स्मूथिंग, जैसा कि आप सबको पता है कि इम्पर्सोनेशन करना, कि वो कोई और है, जिस तरह मैं स्टूडेंट या मैं टीचर हूं, बट आप इम्पर्सोनेट करते हैं थ्रू मेरा पासवर्ड आपको मिल गया, मेरा लॉगिन मिल गया, कि आप टीचर बन के एंटर हो जाते हैं और देन अटेंडेंस चेंज कर लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, या मार्क्स चेंज कर देते हैं। ठीक है। तो इस तरह के मतलब स्पूफिंग वो टेक्निक आ जाएगी। टेम्परिंग का मतलब ये आ गया कि अनऑथराइज मॉडिफिकेशन आप किसी तरह से सिस्टम में करेंगे, तो ये एक खतरा या एक थ्रेट हो सकता है आपके लिए, कि आपके जो सिस्टम है उसमें कोई अनऑथराइज पर्सन टैंपरिंग कर दे, डाटा को चेंज कर दे। रिपुडिएशन, कि आपके सिस्टम से किसी ने कोई एक्टिविटी की और देन वो बाद में उसका इनकार कर देता है कि मैंने एक्टिविटी नहीं की, तो ये रिपुडिएशन आ जाएगी, जो उसके अगेंस्ट आप नॉन रिपुडिएशन की कोई टेक्निक अप्लाई करेंगे। तो जैसे एक यूजर है, वो उसको क्रेडिट कार्ड इशू हुआ हुआ है, वो खुद ही यूज करता है क्रेडिट कार्ड, और बाद में वो फाइल कर देता है कि तो मेरी ट्रांजैक्शन गलत है, डिस्प्यूटेड है, मैंने तो नहीं ये ट्रांजैक्शन की थी। तो आप कैसे साबित करेंगे कि ये ट्रांजैक्शन इसी ने की है या किसी गलत बंदे ने इसका क्रेडिट कार्ड का नंबर चोरी कर लिया और उसने ये वाला काम किया। ठीक है। देन इंफॉर्मेशन के डिस्क्लोजर के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देखते हैं कि आपका कोई अटैकर अगर आपकी इंफॉर्मेशन को अनऑथराइजिंगली एक्सेस कर लेते हैं, रीड कर लेते हैं, आपकी आपके जो कस्टमर हैं या जो भी आपका डाटा है, वो इंफॉर्मेशन लीक आउट हो जाती है, तो उस सूरत में वो एक थ्रेट है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, बड़ा स्ट्राइड के अंडर आता है। डिनाइल ऑफ सर्विस का है कि जब आपकी सिस्टम की या आपकी सर्विसेज की अवेलेबिलिटी फारिग हो जाती है। और एलिवेशन ऑफ प्रिविलेज है कि आपने अथराइजेशन के कंट्रोल्स को इंप्लीमेंट किए हुए हैं, लेकिन कोई यूजर अपने कंट्रोल को मैन्युपुलेट करता है और किसी तरह से अपने प्रिविलेजेस को एस्केलेट कर लेता है, हाई कर लेता है, और वो एक्शन भी परफॉर्म आपके सिस्टम में कर लेता है जिसके लिए उसको अथराइजेशन नहीं थी। तो स्ट्राइड के अगेंस्ट ये सारे वो एस्पेक्ट हैं जिसके अंदर मेजॉरिटी ऑफ द थ्रेट्स फ्रॉम एडवर्सरीज आपकी ऑर्गेनाइजेशन को फॉल कर रहे होते हैं। अच्छा, उसके बाद है स्ट्राइक के थ्रू जो ब्रेन स्टॉर्मिंग की एक्टिविटी है उसको आप ये बेनिफिट होता है कि आप एक बार जब इनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो ब्रेन स्टॉर्मिंग आप चाहें तो फेस टू फेस कर लें, चाहे तो आप ऑनलाइन कर लें किसी वेब मीटिंग के थ्रू। ठीक है। तो आप इसके ऊपर बहुत से इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को या एरिया एक्सपर्ट को भी ऑन बोर्ड ले सकते हैं, ताकि वो आपको, जिस तरह आप देखें अगर एक बैंक है, तो वहाँ की जो मेजर मैनेजमेंट है वो फाइनेंशियल पर्सन्स के ऊपर मुहित होगी, वो साइबर सिक्योरिटी के बंदे नहीं होंगे। तो वो अगर अपने स्ट्राइड के अंडर रहते हुए किसी चीज़ को काम कर रहे हैं, तो वो साइबर सिक्योरिटी के एक्सपर्ट को भी ऑन बोर्ड ले सकते हैं कि आप आएँ और आप हमें इसकी हवाले से कैटेगराइजेशन करके दें, कि हमारे थ्रेट्स उनको पता होंगे कि हमें कहाँ कहाँ से कोई बंदा नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन अब उनको कैटेगराइजेशन के बारे में आइडिया नहीं होगा, तो वो वहाँ पे कोई साइबर सिक्योरिटी वाला बंदा उनको हेल्प कर सकता है। तो ये सारे जो क्वेश्चन नीचे लिखे हुए हैं कि हु आर योर एक्चुअल और लाइकली एडवर्सरीज, what do they want to achieve, what are their skills and resources, how determined they are, what would they be willing to risk to give up in order to achieve their goal, and what about insiders। ये सारी चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ना पहले, कि वो एक स्ट्रक्चर्ड वे में लोग हैकर्स मतलब अटैकर्स काम कर रहे होते हैं, एक अनस्ट्रक्चर्ड होते हैं, ठीक है, एक वो स्टेट बैक्ड होते हैं। ये सारी चीजें हमने डिस्कस की हुई थी। तो ये सारे इस तरह के सवाल आप स्ट्राइट का जवाब देते हैं। ठीक है। जब आप इनका जवाब दे लेते हैं, तो उसके अगेंस्ट जब आपको ये पता चल गया कि यार मेरे ये थ्रेट्स हैं, अब इन थ्रेट्स से आपके सिस्टम को क्या क्या पोटेंशियल रिस्क्स हैं, कि आपके सिस्टम को क्या नुकसान दे सकते हैं, कितनी फ्रिक्वेंटली अकर हो सकते हैं, उसके लिए एक और दूसरा मॉडल है जो स्टेप 5 को कवर करता है उस सैम्स वाली चेकलिस्ट के, जिसका नाम है ड्रेड। ठीक है। ड्रेड स्टैंड्स फॉर डैमेज, reproducibility, explorability, affected user, and discoverability।
अब डेट कैसे काम करता है कि ये जो भी इन कैटेगरीज में, मतलब जो भी आपके थ्रेट्स आए उसके अगेंस्ट आपको डैमेज क्या हो सकता है, वो कितना रिप्रोड्यूसेबल है, कोई हैक या जो थ्रेट है आपका ना। मतलब एक अटैक ऐसा है कि जो शायद 1000 में से एक हैकर इस काबिल हो कि एग्जीक्यूट कर सके, और एक ऐसा है जो फ्रीली मेटास्प्लॉइट में अवेलेबल है, कोई भी बंदा मेटास्प्लॉइट को चलाना आता है वो आपके सिस्टम पे अटैक करे तो वो एक्सप्लॉइट कर लेगा। तो दोनों के इम्पैक्ट में फर्क है ना। ठीक है। फिर आप देखोगे वो जो 1000 में से एक वाला बंदा है वो मेरे सिस्टम को आके अटैक क्यों करेगा, तो आपके चांस बड़े कम हो जाएंगे। लेकिन किसी को भी पता चल जाए, मतलब आप दो दोस्त हैं, आप कहते हो यार वो जो फलानी वेबसाइट है ना उस पर ये वाला अटैक चल जाता है, तो आप भी खौं खौं में बैठ के चला दोगे कि यार चलो मैं भी चला के देखूं, ठीक है ना। तो रिप्रोड्यूसेबल कितना है आपका अटैक, एक्सप्लॉइटेबल कितना है, कितना ज्यादा बड़े उसके ऊपर जो है ना लेवल के ऊपर ये चीजों को एक्सप्लॉइट कर रहा है। एक है कि जो छोटा सा एक्सप्लॉइट है उससे कुछ ज्यादा डाटा लीक नहीं हो रहा, और एक है कि जिससे आपका पूरा एडमिन पैनल डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से फिर उससे कितने बड़े यूजर बेस के ऊपर या कितने बड़े कस्टमर बेस के ऊपर इम्पैक्ट आता है, वो चीज हो गई। और है कि वो कितना ज्यादा डिस्कवरेबल है। ये इसकी जो वैल्यूज आती है, जिसका हम आगे तरीका थोड़ा सा देखेंगे कि वो वैल्यूज हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। इस सारे वैल्यूज को हम जमा करते हैं, पांच की पांच को, और देन डिवाइड कर देते हैं उसको 5 के। तो वो जो रिजल्ट है ना, वो हमें एक वैल्यू दे रहा होता है 1 से लेके 10 तक के दरमियान की, क्योंकि इनकी इंडिविजुअल वैल्यू भी 1 से 10 के दरमियान ही होती है। ठीक है। तो उसमें फिर हम देख लेते हैं कि हम कहते हैं कि हमारी, अगर फॉर एग्जांपल हमारा जो ये वाला स्कोर आ रहा है रिस्क का वो 3 है या 4 है, तो हम कहते हैं कि ये लोअर साइड के ऊपर है, ठीक है, हम ज्यादा सिक्योर हैं। अगर वो 6, 7, 8 की तरफ जा रहा है तो हम कहेंगे नहीं यार, हमारे इधर तो बड़े सारे मसले हैं, तो हमें इनको ज्यादा सीरियस होकर इनको हमें एड्रेस करना चाहिए। ठीक है। अब इसमें जो डैमेज कंट्रोल है ये 0 से लेकर 10 तक, जैसे मैंने आपको बताया, तो एग्जांपल दी हुई है कि आप 0 किसको कहेंगे और 10 किसको कहेंगे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी एक्सप्लॉइट की वजह से आपके सिस्टम में कोई डैमेज नहीं आता तो 0 वैल्यू आ गई। अगर थोड़ा सा किसी एक आध यूजर का डाटा उसकी वजह से कंप्रोमाइज हो रहा है तो उसकी वैल्यू हमने 3 कर दी। अगर एक सबसेट ऑफ द डाटा, मतलब बहुत कम तो नहीं है कि एक दो यूजर का है, लेकिन चलो अगर हमारी यूनिवर्सिटी में बिल्कुल 50 क्लासेस चल रही हैं, तो हम कहते हैं कि इससे सिर्फ बीए साइबर सिक्योरिटी की जो सेमेस्टर है 1 से लेके 7 तक, वो 7 या 8 तक, वो 8 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स का डाटा कंप्रोमाइज हो रहा है। तो ये 50 के मुकाबले में निस्बतन कम ही है, तो उसको हम थोड़ा सा ज्यादा स्कोर दे देंगे। और ऐसा जिसकी वजह से पूरे का पूरा आपका सिस्टम कंप्रोमाइज हो जाए उसको हम 10 की रेटिंग दे देंगे। तो ये रेटिंग आपने करनी है। ठीक है। इसी तरह रिप्रोड्यूसिबिलिटी की है कि अगर एक बहुत ज्यादा हार्ड टू रिप्रोड्यूसेबल एक अटैक पैटर्न है तो उसको आप 0 दे देंगे, और हर आना जाने वाला बंदा, नॉर्मल बंदा, अनऑथेंटिकेटेड बंदा भी उस एक्सप्लॉइट को रन कर सकता है, तो उसको आप 10 दे देंगे। इसी तरह एक्सप्लॉइटेबिलिटी का इम्पैक्ट कितना है, उसको आप 0 से 10 तक कोई वैल्यू दे देंगे। उससे आपके कितने यूजर के ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है, वो आप 0 से 10 तक उसकी कुछ मेजरमेंट कर लेंगे। इसी तरह वो कितनी आसानी से, वो जो थ्रेट है ना उसका जो लर्निंग कर्व है, वो थ्रेट या वो अटैक कितना इजिली लर्नेबल है, ठीक है, या डुएबल है, उस चीज को देखते हुए आप उसकी रेटिंग कर देंगे। और एंड में आके उसकी डिस्कवरेबिलिटी करके इन सारी जो वैल्यूज आएंगी उसको जब आप डिवाइडेड बाय 5 करेंगे जमा करने के बाद, तो आपको एक्चुअली अपने उस सिस्टम का एज पर द ड्रेड मॉडल रिस्क स्कोर निकल आएगा। वो जो रिस्क स्कोर है ना वो आपको बताएगा कि आपका सिस्टम कितना ज्यादा पोटेंशियल टू सम थ्रेट एक उसका विक्टिम हो सकता है या नहीं हो सकता। ठीक है। इसी तरह से एंड में जाके आगे हमारे मिसलीनियस थ्रेट्स है, जैसे अगर आपके कोई इन्वायरमेंटल इश्यूज आ जाते हैं, ठीक है, आपकी प्रोजेक्ट की इन्वायरमेंट में कोई इशू आ गया, आपके मुल्क की इकोनॉमी डिस्टर्ब होगी जिसकी वजह से आपका फॉर एग्जाम्पल डॉलर रेट बहुत हाई हो गया, तो वो चीज़ जो आप पहले बाहर से $1 की खरीद रहे थे, वो अगर आपकी 150 की मिल रही थी, वो आपको 300 की मिलना शुरू होगी, तो आपके सारे वो जो बिजनेस के एजम्पशंस हैं वो खराब हो जाएंगे ना। ठीक है। आपने कहा कि मुझे 150 की चीज मिलेगी तो मैं उस पर 100 रुपये खर्च करूंगा अपने डेवलपर्स से, और 250 का मेरा उस पर खर्चा आएगा, तो मैं उसको 300 की बेचूंगा, तो ऑटोमेटिकली मुझे 50 रुपीज पर ट्रांजैक्शन बच रहे होंगे। लेकिन अगर आपका डॉलर ही 300 का हो गया, अब आप 100 रुपीज अपने यूजर्स को पे करेंगे, वो सॉरी अपने डेवलपर्स को, तो 400।
₹50 अपना मार्जिन रखेंगे तो आपकी प्रोडक्ट तो 450 की होगी। और वो इसलिए होगी कि आपकी किसी वजह से डॉलर का रेट हाई हो गया, तो आपकी 450 वाली तो फिर मार्केट में कोई भी नहीं लेगा। हो सकता है बाकी लोग 350 की बेच रहे हो, तो आपने तो उस चीज को देखते हुए कहा था कि बाकी लोग $350 की मतलब की बेच रहे हैं, मैं ये 300 की बेचूंगा तो लोग मेरे पास आएंगे, तो आपकी सारी जो प्रोजेक्ट की प्लानिंग थी वो खराब हो गई। फिर अगर आपने कोई ओपन सोर्स कोड यूज किया हुआ था, एक्सटर्नल कोड यूज किया हुआ था, तो उसके अंदर कोई वल्नरेबिलिटी निकल आई, अब आप उसका कुछ नहीं कर सकते। आप सी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करते हैं, आपने अपना सारे सिक्योर कोड लिखा और एवरीथिंग सही थी, लेकिन जो सी का कंपाइलर था उसमें कोई ऐसा बग था कि वो कोई चीज ऐड कर रहा था आपके उसमें, जब कंपाइल करता था एक्जी बनाते हुए, उसमें कोई बग निकला है, अब आप उसका तो कुछ नहीं कर सकते, तो वो एक इस तरह का एक्सटर्नल रिस्क आपको आ सकता है। आपका सिस्टम कोई लेगेसी कोड यूज कर रहा था जिसकी अब आगे अपडेट आनी बंद होगी। फॉर एग्जाम्पल आपका सिस्टम ऐसा था कि आपने विंडोज उसको 7 पे इस्तेमाल करना था, 10 कंपैटिबल नहीं है, लाइक डॉट नेट पुराने फ्रेमवर्क में बना हुआ है, ठीक है। तो अब अगर उसके अंदर प्रॉब्लम आ गई है तो 7 के तो वो सिक्योरिटी के पैचेज ही नहीं आ रहे, तो आप मजबूर हैं कि वो चूंकि डॉट नेट 1.1 में बना हुआ है तो आपने विंडोज 7 पे चलाना है, लेकिन विंडोज 7 के सिक्योरिटी पैचेज हैं, तो अगर कोई बंदा विंडोज 7 को एक्सप्लॉइट कर लेता है तो आपका सिस्टम तो सिक्योर कोड के अगेंस्ट बना हुआ है, बट उस ओएस के हैक होने की वजह से आपका सिस्टम भी एक्सप्लॉइट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह फिर प्राइवेसी एनालिसिस के हवाले से, डिफेक्ट्स के हवाले से कि आपका कोड लॉजिकल चीज़ों को, जो लॉजिकल इश्यूज आते हैं उसके हवाले से वो कैसे काम करता है। अगर आपका कोड नेटवर्क के ऊपर लिसनिंग कर रहा है तो वो कैसे इंश्योर करेगा कि आपका जो एंड यूज़र आपसे कनेक्ट हो रहा है वो वही है, या ऑथेंटिकेटेड है या अथराइज्ड है, ये ना हो कि कोई और बंदा इम्पर्सोनेट कर ले, ठीक है। अगर कोई फाइल वगैरह आप चीजें, तो ये सारे वो एस्पेक्ट्स लिखे हुए हैं कि अगर आपका सिस्टम इस तरह के काम करे तो आपको सिक्योरिटी वाइज कंसर्न शो करने की जरूरत है, और आप उस सिस्टम को या उस एरिया को या उस कोड को थोड़ा सा एनालाइज कर लें, क्योंकि ये वो सारे पाथ हैं जहां से कोई ना कोई अटैकर आप पे वार कर सकता है, ठीक है। तो अगर आप नेटवर्क की सर्विसेज दे रहे हैं, आपका सिस्टम नेटवर्क पे है, तो आप ये फिर ध्यान में रख लें कि यार मेरे इस सिस्टम पे नेटवर्क से अटैक आएगा। अब आपने उसकी मिटिगेशन टेक्निक को फिर सोचना है, ठीक है। और इसी तरह जो इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर रहे हैं वो किस लेवल की है और आपने उसकी सिक्योरिटी को इश्योर कैसे करना है, ये सारी डॉक्यूमेंट्री चीज़ें लिखी हुई हैं। और इसमें जो इम्पोर्टेंट तरीन बात है वो आ रही है, ये है ओएस। ओएस ने 2018 में टॉप 10 प्रोएक्टिव कंट्रोल्स दिए, ठीक है, 1 से लेके 10 तक। और जो इसका 1 था वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, उन्होंने कहा कि ये वाला काम आप लाजमी करें, फिर ग्रेजुअली नेक्स्ट, फिर ग्रेजुअली नेक्स्ट। ये वो सारी टेक्निक्स हैं जो आपने अपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट के अंदर इनकॉर्पोरेट कर लें तो आपका सिस्टम बाय डिजाइन सिक्योर हो जाएगा। और यही हमारी रिक्वायरमेंट है आजकल के दौर में कि आपका जो सिस्टम है, जो आपका सॉफ्टवेयर है, वो बाय डिजाइन ही सिक्योर एंड रिजिलियंट होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले तो अपने सॉफ्टवेयर की या अपने सिस्टम की या जो भी आप बनाने लगे हैं उसकी सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट्स आपको जरूर आपने वजह की हुई हो, आपने आइडेंटिफाई की हुई हो, ठीक है। अगर आपने ये वाला काम किया है तो इसका मतलब है कि आपको अपने सिस्टम के थ्रेट्स के बारे में, रिक्वायरमेंट्स के बारे में आइडिया होगा, तभी आप ये काम कर पाएंगे ना, तो इसका मतलब है आपने पहला स्टेप अचीव कर लिया। और इसी तरह से फिर आप उसके अंदर फ्रेमवर्क और जो लाइब्रेरीज हैं सिक्योरिटी के हवाले से उनको इनकॉर्पोरेट करें, अपना जो डेटाबेस का एक्सेस है वो सिक्योर करें। आप जो डाटा है उसको या तो इनकोड करके रखें ताकि अगर वो कहीं से गड़बड़ हो भी जाती है उसके साथ तो वो एटलीस्ट आपका इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर का बायस ना बन सके। अपनी जितनी भी इनपुट्स आ रही हैं आपके सॉफ्टवेयर को वैलिडेट करें, क्योंकि बहुत सारे अटैक्स जो हैं वो आपकी इनपुट वैलिडेशन ना होने की वजह से, लाइक एसक्यूएल इंजेक्शन वगैरह, एक्सएक्सएस के अटैक्स हो रहे होते हैं। उसके बाद डिजिटल आइडेंटिटी इंप्लीमेंट करें कि आपका जो भी एंड यूजर है वो कहीं ना कहीं को आइडेंटिफाई हो रहा हो, ये ना हो कि कोई भी बंदा आए, वो अपना यूजर नेम पासवर्ड लिखे और वो अपना अकाउंट बना के काम शुरू कर दे। आप कोशिश ये करें कि वो उसमें कोई ऐसा पैटर्न फॉलो कर रहा हो, जैसा कि अगर आप अब अपना पाकिस्तानी बैंक्स में अकाउंट बनाएं तो अकाउंट तो वो आप घर बैठे बना सकते हैं, बट आपसे कुछ इस तरह के सवाल पूछते हैं कि जो नॉर्मली उसी बंदे को पता होते हैं जिसका वो है। फॉर एग्जाम्पल, वो आपसे सवाल पूछ लेंगे कि आपके आईडी कार्ड की एक्सपायरी डेट क्या है, ठीक है। अब नॉर्मली ये उसी को पता होगी जिसके पास या तो आईडी कार्ड है या उस आईडी कार्ड की कॉपी है। तो जब वो अकाउंट बना रहा होगा और वो कहता है कि मेरा नाम उमर है,
तो कहेगा फाइन उमर, आपका आईडी कार्ड नंबर क्या है, वो आप आईडी कार्ड नंबर देंगे तो साथ आपसे इस तरह की चीज पूछ लेगा। ठीक है। या कुछ सिस्टम मैंने देखे हैं वो क्या करते हैं कि वो आपको चार नाम दे देते हैं आईडी कार्ड नंबर डालने के बाद पाकिस्तान में। वो कहते हैं कि आप बताएं आपकी मदर का इन चारों में से कौन सा नाम है। ठीक है। तो वो यूजर को टाइप भी नहीं करना पड़ता कि यार उर्दू में कहाँ टाइप करेगा, या एबीसी की गलती कर गया पाकिस्तानी नामों में तो गड़बड़ ना हो जाए। तो नाम डिस्प्ले कर देते हैं चार। अब आपको तो पता होगा कि मेरी मदर का क्या नाम है, तो आप सही वाले पे क्लिक करोगे तो वेरीफाई हो जाएगा कि यही बंदा है। तो आप इस तरह से डिजिटल आइडेंटिटी लिंक करें कि ओके फाइन, ये जो बंदा अकाउंट बना रहे हैं वही है जो सीएनआईसी होल्डर है, और फिर उसकी बाकी सारी डिटेल गवर्नमेंट के पास है, ताकि अगर कल को आपको कोई हैक उस अकाउंट से होता है तो आप उस कल्प्रेट तक पहुंच सकते हैं। तो इस तरह की इनकी जो है ना ये 10 के करीब एस्पेक्ट्स हैं जिनके ऊपर अगर आप अमल पैरा हो जाएं तो आपका सॉफ्टवेयर सिक्योर हो जाएगा। ठीक है। और उसकी यहाँ पे एग्जांपल भी दी हुई है, यहाँ पे इनकी ओएफ की वेबसाइट के ऊपर ये जो प्रोएक्टिव कंट्रोल है उसकी पूरी एक लिस्ट है, जिसके अंदर आपको बकायदा जिस तरह से आपको इमेज में शो हो रहा है लेकिन थोड़ा सा ब्लर है, तो अगर आप वेबसाइट पे जाके इसको सर्च करें और वो आ जाएं तो यहाँ पे आप इस चेकलिस्ट को फिल करते चले जाएं तो ऑटोमेटिकली आपको अपने सॉफ्टवेयर की सिक्योरिटी के हवाले से कुछ चीज़ों के बारे में आइडिया होना शुरू हो जाएगा। आपको एक कंप्रीहेंसिव और एक डॉक्यूमेंटेड और एक स्ट्रक्चर्ड किस्म का एक अपना ही अपने ही सॉफ्टवेयर के बारे में डॉक्यूमेंट तैयार हो जाएगा, और उसके अगेंस्ट फिर आप अपनी सारे सिक्योरिटी की मिटिगेशन की टेक्निक्स जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। और ये आर्किटेक्चर इन सारे एरियाज में कि लाइक ऑथेंटिकेशन, अथराइजेशन, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, सेंसिटिव डाटा, सेशन मैनेजमेंट, क्रिप्टोग्राफी, पैरामीटर मैनिपुलेशन, एक्सेप्शन मैनेजमेंट और ऑडिटिंग एंड लॉगिंग, जो कि पिछले हमने लेक्चर में देखे थे। उन्होंने आपको एक चेकलिस्ट दी हुई है, उस चेकलिस्ट के आगे कुछ खाने भरे हुए कुछ खाने खाली हैं। तो जो भरे हुए हैं उनमें वो आपसे सवाल पूछ रहा होगा इस तरह के। ठीक है, मैं एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, आर देयर बैकडोर और एक्सपोज बिजनेस लॉजिक क्लासेस है कि नहीं आपके सॉफ्टवेयर के अंदर। ठीक है। तो अब इसका जवाब आपने अपने सॉफ्टवेयर को देख के देना है, इन्होंने अपने सॉफ्टवेयर को देख के देना है, उन्होंने अपने सॉफ्टवेयर को देख के देना है। ठीक है ना। तो जब आप ये चेकलिस्ट को फिल करते चले जाएंगे तो कुछ चीजें आप कहोगे मेरे पे अप्लाई नहीं हो रही, ये कहेंगे मेरे पे अप्लाई हो रही है, वो भी कहेंगे मेरे पे अप्लाई हो रही है, कुछ और चीजें यहाँ पे अप्लाई होंगी इन पे नहीं होंगी। तो इस तरह से करके हर मतलब चेकलिस्ट स्टैंडर्ड है सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी के बारे में। अब जिस जिस सॉफ्टवेयर के लिए आप ये चेकलिस्ट फिल कर रहे होंगे उसकी अपने सिनेरियो के हिसाब से, सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ चीजों पे आप यस करोगे, कुछ चीजों पे नो करोगे, तो वो चीजें चेंज होती चलेंगी। ठीक है ना। तो एक चेकलिस्ट का ही पूरा उसमें वो दिया हुआ है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसमें लिखा हुआ है कि आर्किटेक्चर के अंदर अगर इसका जो सेक्शन आएगा चेकलिस्ट का, आर्किटेक्चर के अंदर एंट्री पॉइंट है कि अब हैकर कहीं से एंट्री आपके सिस्टम में लेगा ना, उसके बाद एक्सप्लॉइट करेगा। तो उसके लिए जो सेक्शन है वो है इनसिक्योर डाटा हैंडलिंग एंड वैलिडेशन। उसके अगेंस्ट में उन्होंने आपसे सवाल पूछा हुआ है, आर ऑल द अनट्रस्टेड इनपुट वैलिडेटेड। अब आप सॉफ्टवेयर के डिजाइनर हैं, आप इसका जवाब देंगे कि क्या आपने जितने भी इनपुट्स जहां जहां से आपके सॉफ्टवेयर में आ रही हैं आपने उस पर वैलिडेशन कंट्रोल अप्लाई किए हुए कि नहीं किए हुए। अगर आप यस करेंगे तो ये उसके अगेंस्ट आपका एक नंबर प्लस कर देगा। अगर आपने वहां पे नो किया तो कहेगा भाई आपका ये वाला जो एरिया है ना एंट्री पॉइंट्स वाला आर्किटेक्चर के अंदर, उसमें जो इनसिक्योर डाटा हैंडलिंग एंड वैलिडेशन है ना, ये वाली चीज आपकी भी रहती है, इस पे आप जरा काम कर रहे हैं। ठीक है ना। तो आपको एक चेकलिस्ट फिल करने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि कहाँ कहाँ पे आपने अपने सिस्टम में वर्कआउट करना है और कहाँ कहाँ पे नहीं करना। तो इस चेकलिस्ट को आप एज ए बेसलाइन के तौर पे यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो उससे बहुत ज्यादा सिक्योरिटी भी लगा सकते हैं, वरना जितनी सिक्योरिटी ये इंश्योर करिए ये आपको बता देगी कि आपके सॉफ्टवेयर में फला फला जगह पे लूप होल्स अवेलेबल हैं और आप उनको सेटल कर लें। ठीक है ना। तो ये आपको इस हवाले से पूरे का पूरा आइडिया दे देगी। अभी यहां तक कोई आपका सवाल है तो प्लीज मुझे बता दें।